नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हर बढ़ते दिन के साथ विधानसभा चुनावों की सरगर्मी भी बढ़ रही है। राजनीतिक दलों ने चुनावों के लिए अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सदर सीट से लड़ने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। आज उनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उतरने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी से बात न बनने के बाद आजाद समाज पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी ने पहला प्रत्याशी जो घोषित किया वो चंद्रशेखर आजाद ही हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती है, जिस पर 1993 से सपा लगातार जीत रही है, सिवाय 2002 के, जब बीजेपी इस सीट पर विजयी हुई थी। उधर बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 में से 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पुरानी सीट खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने गोवा की 40 में से 34 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांकली सीट से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री मनोहर बाबू अजगांवकर को मडगांव सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने यहां भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल को टिकट नहीं दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्पल पर्रिकर को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। उनका कहना है कि वो उन्हें टिकट देंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी की नीति यूज एंड थ्रो की है, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान की सीट का ऐलान कर दिया। वो संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव मैदान में आज उतरे नामों में एक नाम खास है, वो है चंद्रशेखर आजाद, जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ही उन्हें चुनौती देने के लिए उतरे हैं। हालांकि उनके लिए ये चुनौती काफी मुश्किल होगी, क्योंकि 1989 से 1997 तक इस विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार विजयी रही है। 2002 में इस सीट से हिंदू महासभा के उम्मीदवार राधा मोहन दास अग्रवाल जीते। हालांकि उनके पीछे भी योगी आदित्यनाथ का ही हाथ रहा। बाद में अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए और 2007 से 2017 तक हर विधानसभा चुनाव में वो विजयी रहे। अब इस पर योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें चुनौती देने वाले चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जी। सबसे पहला सवाल तो जाहिर सा है, यही पूछूंगी कि ये सीट आपने क्यों चुनी? इस सीट पर आपके वोटर बेस का, आपके समाज के लोगों का ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, 20,000 के करीब ही है, तो ऐसे में ये सीट क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर समाज आधारित जो है वोटों के आधार पे सीटों का चयन होने लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर वहां मुख्यमंत्री जी के समाज के आप वोट देखेंगे तो शायद वो 10,000 निकलेंगे। मुख्यमंत्री के समाज के लोगों के ज्यादा वोट नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पर मंदिर का प्रभाव चलता है और मंदिर में मुख्यमंत्री जो हैं, आप जानते हैं, उनका बहुत पुराना संबंध है उसके साथ। उस सीट पर लगातार मंदिर के ही बैकिंग वाले उम्मीदवार जीते रहे, तो फिर आप कैसे वहां पे जगह बना पाएंगे? अब लोकतंत्र है और यहाँ वोट की ताकत, और मैं समझता हूं कि अब जो चयन है वो मंदिर से नहीं होता, वो चयन जो है वो वोट से होता है। तो जनता जब वोट देगी तो अच्छे अच्छे सूरमा हमने धराशायी होते देखे। लड़ाई तो यहाँ तानाशाह के खिलाफ, एक ऐसे तानाशाह जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया पिछले 5 साल में। और मेरी लड़ाई आज शुरू नहीं हुई, मेरी लड़ाई तो 2017 में शुरू हुई, जब मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। बेल मिलने के बाद भी जो है एनएसए मेरे ऊपर लगा दी गई। निर्दोष होते हुए मेरे हजारों साथियों पे झूठे मुकदमे करके जेल भेजा गया। मेरी लड़ाई तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। अब तो उसको लोकतांत्रिक रूप मिला, क्योंकि तब तो वो सरकार की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके तानाशाही से हनन कर रहे थे, तो दमन कर रहे थे। ये आपकी निजी लड़ाई है, आपके अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं है जी। ये आप अपने निजी कारणों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको जेल में डाला गया, क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो अन्याय आपको लगता है, नाइंसाफी है, इसलिए आप ये लड़ रहे हैं?
मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि फिर किसी और निर्दोष के साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो, और फिर जाति देख के, धर्म देख के, मजहब देख के फैसले ना हो। और मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि जो हमने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, वो दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ना हो। आज लड़ाई एक तानाशाह के साथ, एक गरीब परिवार के बेटे की, और मैं समझता हूं लोकतंत्र इसलिए बना था कि अंतिम व्यक्ति को भी लड़ने का, अपनी बात को रखने का, और उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो सपने हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाने का अधिकार। आप विश्वास कीजिए, लाखों माओं का आशीर्वाद लेके जब मैं गोरखपुर उतरूंगा, और जब मैं वहां रहने वाली हर माँ जब मेरे बारे में जानेगी, तो उनको ये एहसास होगा कि उनका बेटा लड़ रहा है। वो बहन, जिस बहन की सुरक्षा के लिए हम लोग लड़े 5 साल में सरकार से, जो आज भी रात को 10 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो बहनें जो है ना महसूस करेगी कि उनका भाई लड़ रहा है। और एक तानाशाह के खिलाफ, मैं फिर कह रहा हूं, तानाशाह, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जब नौजवान ने हक की आवाज उठाई तो उसको लाठियों से पीटा। जब उनके लिए नियुक्ति की बात आई तो पेपर लीक हो जाता है और नियुक्तियों में घोटाले हो जाते हैं, नत्या शिक्षक भर्ती में। आप विश्वास कीजिए, जब मैं उतरूंगा, इतने पीड़ित लोगों को लेकर उतरूंगा कि मुख्यमंत्री को समझ नहीं आएगा कि वो चुनाव कहां कैसे लड़े। हर सड़क पे एक पीड़ित खड़ा होगा अपनी चिट्ठी लेके कि मुझे मुख्यमंत्री ने इतना सताया है और मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ। ठीक है, चलिए, आप मानते हैं कि आपके साथ बहुत सी दुआएं हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी भावनाएं हैं, लेकिन चुनाव में समीकरण, आंकड़े, ये सब मायने रखते हैं। ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर वहां पर एक ही सूरत में आप जीत सकते हैं, अगर बाकी की सारी पार्टियां आपके पीछे खड़ी हो जाएं, आपको सबका सपोर्ट मिल जाए, सब अपना वोटर बेस आप ही के सुपुर्द कर दे, आपको लगता है कि बाकी की पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये सब आपकी मदद में उतरेंगे? आपको क्या लगता है कि जनता जो है नेताओं की गुलाम है, कि नेता कहेंगे तो जनता वोट दे देगी? तो इस तरह से तो मैं समझता हूं कि कोई भी नौजवान जो है खड़ा होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मैं समझता हूं जनता के हितों की बात लेके जब हम जाएंगे जनता के बीच में, तो उसे सुनकर तो जनता वोट देगी। अगर जनता नेताओं को सुन के फैसले करने लगी तो फिर कोई दोबारा भगत सिंह पैदा ही नहीं होगा। और मैं समझता हूं ये वो दौर है जहां एक तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग, ये सरकार जो है पूरे देश को, प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहती है, और कुछ लोग उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि चुनाव महत्वपूर्ण है। अब सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, हो सकता है मेरी हत्या भी हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर भगत सिंह डर गए होते तो मुझे लगता कि आज देश आजाद नहीं होता। तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं समझता हूं मैं जनता के बीच जाऊंगा और मुझे माओं का, बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और नौजवानों का, जिन नौजवानों ने पिछले 5 साल में बेरोजगारी का दर्द झेला, जिन नौजवानों ने अपने सपनों को कुचलते हुए देखा, उन नौजवानों का सहयोग मुझे मिलेगा और वो देखने लायक होगा। मुख्यमंत्री जी तो तानाशाही के दम पे सरकार चला रहे थे, असली पता तो उन्हें अब चलेगा, क्योंकि अब जनता उनके सामने है। इतना विरोध बीजेपी का है, इतना किसी का नहीं। और आपने जैसे कहा ना कि विपक्ष मुझे समर्थन करे, तो मैं जानना चाहता हूं विपक्ष ने बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार को हराने के लिए कौन सा प्रत्याशी चुना है? क्या उनका सबसे मजबूत प्रत्याशी है मैदान में? मैं समझता हूं उन बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार के सामने विपक्ष का सबसे मजबूत दावेदार होना चाहिए। और मैं 5 साल से दावेदार हूं, मैंने 5 साल सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, और कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें मैं अन्याय के खिलाफ ना खड़ा हुआ हूं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो चंद्रशेखर, हमारे पास वक्त नहीं है, एक मिनट का वक्त मेरे पास रह गया। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपने काफी भावनात्मक बातें कही हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि चुनाव में बहुत अहम हो जाता है कि क्या आंकड़े कहते हैं और समीकरण कहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से हाथ क्यों नहीं आपने मिलाया? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो, मेरे गठबंधन के पहली बार ये अनुभव इतने बुरे हुए कि मैंने तय किया कि अब दोबारा गठबंधन की तरफ नहीं जाना, अपने बलबूते खड़ा होना, अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अच्छे अच्छे राजा महाराजा हमने गरीब व्यक्ति से हारते देखे, और इस बार भी परिणाम ऐसे होंगे। मैंने तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हारते देखा, जिनके राजशाही हुआ करती थी। आज वो जो है ना, वोटों के लिए जनता के पैर पकड़ते हैं। तो हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हारेंगे। ठीक, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप अपनी इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसके लिए आपको पहले तो बधाई कि आप अब चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजनीतिक पार्टियों की लिस्ट आ रही है, और उसके साथ ही कई दिल भी टूट रहे हैं, कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने आज अपनी पोस्टर गर्ल का ही दिल तोड़ दिया। कांग्रेस राज्य में 40% टिकट महिलाओं को दे रही है। इसके बावजूद उसके पास लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के राज्य भर में लगे पोस्टरों में दिख रही लड़की के लिए टिकट नहीं निकला। ये पोस्टर गर्ल है प्रियंका मौर्य। टिकट न मिलने से वो इतनी नाराज हुई हैं कि उन्होंने आज कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के साथ चलने का फैसला कर लिया। वो बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बांटने में अनियमितता का आरोप लगाया है और मांग की है कि कांग्रेस उनकी तस्वीरें पोस्टर से हटवा दे। बीजेपी क्या टिकट दे रहा है, क्योंकि टिकट को लेकर ही तो नाराज हैं आप कांग्रेस से। मैं टिकट को लेकर के नाराज नहीं हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, आज ये लड़की उसकी लड़ाई लड़ रही है। किस बात को? टिकट नहीं दे के किया ना अन्याय उन्होंने? किस तरीके से किया? मेरे साथ धोखा किया गया। अच्छा, कमिटमेंट किया था आपको टिकट का? धोखा किया गया। किस तरीके से धोखा किया गया है कि आपने पहले से ही टिकट अगर किसी को सोल्ड कर दी है तो उसके बाद आप हमें कहते हैं कि आप मेहनत करिए, हम आपको देंगे टिकट, तो ये गलत है। और फेस जो फेस आपका यूज कर रही है, तो क्या बोलेंगे कि वो हटाएं आपका फेस उनके कैंपेन? मैं बिल्कुल कहती हूँ कांग्रेस पार्टी मेरे फेस को हटाए, क्योंकि सिर्फ मेरे फेस का इस्तेमाल किया जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो प्रियंका मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। प्रियंका, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप चाहती हैं कि पोस्टर से आपका चेहरा हटा दिया जाए, लेकिन आज दोपहर तक ट्विटर में आपकी प्रोफाइल से अभी तक आपने आईएनसी नहीं हटाया था। पर ये जरूर पुराने रिश्ते हैं, तोड़ना वक्त लगता है। लेकिन अगर आपको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, आपको वादों के बावजूद, इस पूरे नारे के बावजूद कुछ नहीं दिया, तो बीजेपी से क्या उम्मीद लेकर आपने हाथ उनके साथ मिलाया है? देखिए, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। सामाजिक कार्य पिछले 5-6 साल से लगातार कर रही हूँ। लोगों के बीच जा रही हूँ, उनकी परेशानियां सुन रही हूँ और एक उपदेश के साथ मैंने राजनीति शुरू की कि अगर मैं राजनीति में कदम रखती हूँ तो मैं लोगों की मदद और बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। इस उपदेश के साथ मैंने राजनीति में कदम रखा कि प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से मैं लोगों तक पहुंचूंगी और मेरी जैसी जो महिलाएं जो मुझे ये समझती हैं कि मैं उनकी आवाज बनूंगी, तो मैं उसके लिए हर एक प्रयास कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी में एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे फेस का इस्तेमाल किया। जहां पे मुझे टिकट देने की बारी आई, मुझे दरकिनार कर दिया। तो क्या पोस्टर आपको टिकट देगी? क्या ऐसा वादा उनकी तरफ से किया गया है, या वो भी आपका सिर्फ इस्तेमाल ही कर लेगी कि आप पोस्टर गर्ल थी वहां की और अब आप उनके साथ जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी बन गई? देखिए, मैं सामाजिक कार्य किया करती हूँ और मैंने किसी भी इस तरह के आश्वासन के साथ बीजेपी नहीं ज्वाइन किया है। कांग्रेस में जो एक नारा दिया गया है वो कितना झूठा है वो मैं बताना चाहती हूँ जनता को कि सिर्फ बात की जा रही है महिलाओं की, महिलाओं के अधिकार उनको दिए नहीं जा रहे हैं। उन्हीं की अपनी पार्टी में किस तरीके से महिला के साथ धोखा हुआ है, मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया। मैं भाजपा मैंने ज्वाइन की है, लेकिन मैंने इस तरह के किसी भी आश्वासन के साथ ज्वाइन नहीं की है। मेरा जो मानना है वो ये है कि राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य करते रहना चाहिए और उसी भावना के साथ, उसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप बात राष्ट्र हित, समाज के हित, लड़कियों के हित की करती हैं, तो फिर आप उसी भावना के साथ कांग्रेस से ही क्यों नहीं जुड़ी रही? आप कह रही हैं कि आप टिकट आपके लिए प्रेरणा की वजह नहीं रहा है, उसकी वजह से आप प्रेरक नहीं रहा है कि आप बीजेपी में गई हैं, तो आप कांग्रेस में क्यों नहीं रही? आपका लंबा नाता रहा, तो यही समझने की कोशिश मैं कर रही हूँ। उसका कारण यही है कि मैं मेहनत तो की मैंने, मेरा रिपोर्ट कार्ड भी कांग्रेस द्वारा बनाया गया, उन्हीं के ऑब्जर्वर्स के द्वारा, उस पे भी मैं टॉप पे रही। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह थी जो कि ये नारा दिया जाता है सिर्फ कि लड़की हो लड़ सकती हो, मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया? आखिर मैं किस बेस पे, किस विश्वास के साथ कंटिन्यू करूं इस पार्टी के साथ, जिस पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ धोखा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी व्यक्ति, प्रियंका वाड्रा जी ने भी एक आवाज नहीं उठाई मेरे लिए। तो मैं किस विश्वास के साथ अपनी स्किल्स, अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करूं ऐसी पार्टी में जिसको अपनी ही पार्टी की महिला जो है उसकी कदर नहीं। जी चलिए, आपको फिर ऐसा लगता है जो आप बात कह रही हैं, जिस तरह के दावे कर रही हैं कि ये जो 40%
40% टिकट महिलाओं को देने की बात कह रही है कांग्रेस, वो खोखली होगी? क्योंकि अगर बोला है तो अगर नहीं देंगे तो उसके बाद ये हर एक जगह इस सवाल को पूछा जाएगा। हो सकता है कि उस 40% में आपका नाम ना रहा हो, लेकिन 40% औरतों को टिकट मिल सकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर ये सवाल उठाया है कि मुझे राजनीति करते दिन ही कितने हुए, मैं महत्वाकांक्षी हूं जो मैं इतनी जल्दी ओवर रिएक्ट कर गई। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को जो अपना 1 साल दिया है, मेहनत की है, जो मैंने अपना समय दिया है, वो भी बहुत ज्यादा है ऐसी पार्टी के साथ जहां पे सिर्फ बात की जाती है महिलाओं की, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता। किस तरीके से ये पार्टी। प्रियंका, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं इसी बात पे यही कह रही हूँ कि किस तरीके से सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, अधिकार देना होगा। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हस्तिनापुर से गौतम को दिया गया है टिकट। मैं कहना चाहूंगी कि कौन सा उनका ऐसा राजनीतिक करियर था, कौन सा उनका पॉलिटिकल यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपने टिकट के लिए दूसरी किसी महिला से कंपेयर मत कीजिए। उनकी नहीं, आप जैसे आपकी उपलब्धियों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उनके ऊपर भी उसी लॉजिक से उंगली नहीं उठाई जा सकती। सबको कोई वजह होगी, जिस भी वजह से रहा पार्टी का यह डिसीजन रहा होगा, फिर किसी और महिला के लिए हम इस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए शुक्रिया और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपको चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिले। हम नजर रखेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, दरअसल प्रियंका गांधी ने इस बार 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का जो ऐलान किया था, उससे कांग्रेस में शामिल कई महिलाओं की उम्मीद बढ़ गई थी और उन्हें लगा था कि इस बहाने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका तो मिलेगा। लेकिन सबको टिकट कहां दिए जा सकते हैं? कई लोगों को टिकट नहीं मिले तो वो मायूस भी हैं। मुजफ्फरनगर सदर से टिकट न मिलने पर कांग्रेस की एक नेता महराज तो आज फूट फूट कर रो पड़ी। उनका कहना है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद उनकी अनदेखी कर दी गई। वो प्रियंका गांधी से टिकट की गुहार लगा रही थी। जो मेहनती महिलाएं जो आपके लिए मेहनत करती है, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करती है, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। ये क्या हुआ मेरे साथ, इतनी नाइंसाफी क्यों की? मैंने तो हर जिम्मेदारी निभाई। आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो परिवार भी नहीं बनाया अपना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में पहचान बनानी है, मुझे समाज में पहचान बनानी है। मैंने इतनी मेहनत की बात की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीएसपी इस बार उतने जोशो खरोश से चुनाव लड़ती नहीं दिख रही। हालांकि बीएसपी का दावा है कि वो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनाव में हराकर अपनी सरकार बनाएगी। इस बीच बीएसपी में आज एक चेहरा शामिल हुआ जिसकी काफी चर्चा चल रही है। ये हैं वकील सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा वही वकील हैं जिन्होंने 2012 में दिल्ली में हुआ निर्भया गैंग रेप केस का मुकदमा लड़ा और 7 साल दोषियों को सजा कराकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाया। निर्भया गैंग रेप केस के 4 दोषियों को 20 मार्च 2020 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। सीमा कुशवाहा ने इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए निर्भया ज्योति ट्रस्ट का भी गठन किया था। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के हाथरस रेप केस में भी इंसाफ के लिए लड़ी हैं। सीमा कुशवाहा आज बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। उनका कहना है कि वो समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए बीएसपी में शामिल हुई है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सीमा कुशवाहा खुद जुड़ गई हैं। शुक्रिया सीमा, हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही है कि अब राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया है? मैम, सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपने सवाल किया मैम, सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगी कि राजनीति में आने का फैसला एक अच्छी ये पहल है कि मेरे से पहले इस देश की बहुत सारी स्त्रियों ने लिया। और अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी तो डेफिनेटली जो फाइट हम अपने घरों में कर रहे हैं, जो फाइट हम रोड पर कर रहे हैं, जो फाइट हम थाने में जाकर के FIR प्रॉपर तरीके से लॉज्ड हो उसके लिए कर रहे हैं,
तो वो फाइट हमारी बेकार नहीं जाएगी अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में फीमेल पॉलिटिक्स में आएंगी। और हमारा भी उद्देश्य यही है, क्योंकि मैंने निर्भया केस फाइट किया, मैंने देखा कि किस तरीके से लॉ के बहुत सारे लूप होल्स है, मैंने देखा कि किस तरीके से नेग्लिजेंसी सिस्टम में रहती है। हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा, उस दर्द को महसूस किया कि पूरे देश ने देखा, रात में 2:30 बजे एक बेटी को, दलित बेटी को क्रिमेट कर दिया जाता है फोर्सफुली कैरोसिन डाल करके, लेकिन सिस्टम टस से मस नहीं होता और वो डीएम आज तक सस्पेंड नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वादे किए कि हम इनको जो क्रिमेट फोर्सफुली अगर हमारे सिस्टम से नेग्लिजेंसी हुई है, किया है, तो इनको हम घर दिलाएंगे, इनको हम नौकरी दिलाएंगे। और बाद में वही स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की जो योगी आदित्यनाथ जी के रिप्रेजेंटेटिव एफिडेविट फाइल करके कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं। इस तरीके से जो भेदभावपूर्ण रवैया है, जो देश की बेटियां 49% आबादी है, उनकी आवाज कहां है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कानपुर में एक बच्ची 10वीं मंजिल से फेंक दी जाती है रेप करके। मिर्जापुर में 9 साल की बेटी के साथ गैंग रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। कुशीनगर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। इन सारी बेटियों के लिए कौन आवाज उठाएगा मैम? अगर हम महिलाएं खुद आकर के अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो शायद उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर आप राजनीति में आई हैं, अच्छा काम किया है, आप मान रही हैं कि महिलाओं के लिए आप कुछ कर सकती हैं, तो ऐसी पार्टी में क्यों नहीं जाकर के करती हैं जिसका कुछ इस वक्त लग रहा हो कि इस चुनाव में कुछ हो सकता है? बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही, लग भी नहीं रहा है कि बीएसपी कुछ कोशिश भी कर रही है अपनी तरफ से। मैम एक बात मैं कहना चाहूंगी, 2007 में भी इसी तरीके का माहौल था कि बीएसपी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, लेकिन बीएसपी पार्टी ने फुल बहुमत से सरकार बनाई थी। इस बार भी अगर हम कहेंगे, मैं जो भी पॉलिटिक्स को जितना समझ पा रही हूँ, बीजेपी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं वो सपा ज्वाइन कर रहे हैं, सपा के बसपा में बीजेपी में जा रहे हैं, एक दूसरे पर छीटाकसी हो रही। क्या हमारे देश की यही पॉलिटिक्स है? क्या मैम पीसफुल तरीके से मुद्दों पर, क्या इस देश के जो आम पब्लिक है उनके मुद्दों पर काम नहीं हो सकता है? इसको मैं पॉलिटिक्स नहीं मानती हूं कि आज उधर से एक स्टेटमेंट आया, उसका उन्होंने रिप्लाई दिया, एक कोई ऐसा मुद्दा उठा लिया जिस पर जो कि मीनिंगलेस मुद्दे हैं। तो मेरा ये मानना है मैम कि जहां पर जो पार्टी मुझे ठीक लगा कि एक बहन जी जिन्होंने इतना संघर्ष किया, ग्रास रूट लेवल से उठ करके 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, तो उनके लीडरशिप में मुझे काम करना अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाई कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सीमा कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया केस का मुकदमा लड़ा था और इंसाफ दिलाया था, अब उन्होंने भी राजनीति में कदम रख लिया है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर इस साल की परेड का एक प्रमुख आकर्षण होगी बीएसएफ की ऑल विमेन मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। राजपथ पर पहली बार दिखेंगी मोटरसाइकिल पर करतब दिखाती 2 टीमें। दूसरी बार नजर आएंगी बीएसएफ की ऑल वुमेन सीमा भवानी टीम। कोई बुल फाइट करती नजर आएंगी तो कोई अभिनंदन करती हुई। 108 महिलाएं 29 मोटरसाइकिलों पर 14 फॉर्मेशन बनाएंगी। 9 बाइक पर तो एक साथ 37 महिलाएं पिरामिड फॉर्मेशन में दिखेंगी। जब आप देखते हैं नॉर्मली एक लड़की को, तो यही सोचा जाता है कि महिला है, ये कैसे एक मोटरसाइकिल चलाएगी, लेकिन जब उस बाइक पर खड़े होकर के वो स्टंट्स करती हैं, तो ये अपने आप में ही एक हैरत अंगेज चीज़ है कि लड़कियां इतनी 350 सीसी की बुलेट, जो कि इतनी हैवी है, उनके वेट से 2-3 गुना ज़्यादा, उस पर एक महिला खड़ी होकर स्टंट दिखाती है। महिला भी अभी पीछे नहीं रही है। जो लोग कहते हैं कि घर से बाहर महिला नहीं निकलना चाहिए, तो उन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि महिला ये भी कर सकती हैं। ऐसे ही राजपथ पर पहली बार होगा आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जाबाज प्रदर्शन। कोई लोटस फॉर्मेशन में दिखेगा तो कोई बॉर्डरमैन सैल्यूट करता नजर आएगा। 146 हिमवीर 33 बुलेट पर आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर पिरामिड फॉर्मेशन बनाएंगे।
डर तो हर चीज़ में लगता है, पर हमें इस डर के आगे जीतना, तभी तो एक सोल्जर कहलाएंगे। काफ़ी बार गिरे, संभले और संभलते हुए अपने इसको बड़े तसल्ली पूर्वक इसको करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ITBP का नाम रोशन करें यहाँ पे, और ताकि राजपथ पे या पूरी इंडिया को पता चले कि ITBP भी है, जो चाइना बॉर्डर को छोड़ के यहाँ राजपथ पे भी अपना कर्तव्य दिखा सकती है। यकीनन राजपथ पर इन जाबाजों का हुनर देखते ही बनता है। जब मौकाए जश्न का हो तो फिर जोखिम से क्या डरना। ऐसे भी इन जाबाजों के दम पर हम हैं। इन जाबाजों में कौशल दुश्मन से लोहा लेने का है तो काबिलियत ऐसे करतब को आसानी से दिखाने का भी। नई दिल्ली के राजपथ से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।